नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं के कहर से जूझ रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड में 2 बार बादल फटने की तस्वीर सामने आई। आज फिर नैनीताल के भवाली के पास बादल फट गया। इस आपदा की चपेट में हाईवे पर स्थित बाबा नीम करोली का प्रसिद्ध कैंची धाम आया है। फिलहाल इस आपदा में किसी की कोई जनहानि नहीं हुई। नैनीताल में तेज बारिश से ग्रामीण इलाकों पर असर पड़ा है। इस आपदा के बाद से नैनीताल जिले के रामगढ़, कैंची, हली, हरतप्पा में बादल फटने जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं इससे पहले उत्तराखंड के देवप्रयाग में मंगलवार शाम दशरथ पर्वत पर बादल फटने से शांता गदेरा उफान पर आ गया था। गदेरे के साथ आए पत्थर और मलबे ने यहां बीच बाजार में तबाही मचा दी थी। पल भर में आईटीआई के भवन समेत लगभग 10 दुकानें ध्वस्त हो गई। गनीमत यह रही कि कोविड कर्फ्यू के कारण आईटीआई समेत दुकानें बंद थी, जिससे यहां आवाजाही बेहद कम रही। सामान्य दिनों की बात होती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अब सवाल यहाँ ये कि उत्तराखंड में मॉनसून संकट आने से पहले इस तरह के आपदा का आना किस ओर संकेत कर रहा है और उत्तराखंड में इस तरह से बादल फटने के आखिर कारण क्या हैं? एक्चुअली ये पूरा जो सिनेरियो बन रहा है कि जाड़ों की बारिश नहीं हुई है। इस बार आप देखेंगे जाड़ों में बारिश नहीं हुई। और लास्ट ईयर 2019 और 20 में भी हमने देखा कि जो हमारी असल मानसून की जो बारिश थी वो 15 दिन पीछे तक चले गई थी, सितंबर तक। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये है कि मौसम चक्र गड़बड़ा रहा है। अभी जो रिसेंट घटनाएं हैं, चाहे वो चिन्यालीसौड़ की रही या फिर आपका उसके बाद घाट विकास खंड में बैंड बाजार की रही, परसों की घटना देवप्रयाग की रही, तो ऐसा माना जाता है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में एक ओरोग्राफिक क्लाउड फॉर्म होता है। तो जब किसी भी पहाड़ी पे एक तरफ से क्लाउड चढ़ते हैं तो एक तरफ उनका स्पिल ओवर हो जाता है, यानी वो एकदम से बिखर जाते हैं, और दूसरी तरफ कम बारिश होती है। तो ये ओरोग्राफिक जो प्रोसेस है वो इस समय उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ज़्यादा हो रही है। आप देखेंगे अनटाइम रेन है और लोगों को इसका आइडिया नहीं लग रहा है। एकदम से अचानक तेज बारिश होती है, आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, और गाड़ गधेरे सभी वो क्लाउड बस्ट के साथ, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बादल फटना कहते हैं, वो इस तरह की एक मौसमी फैक्टर है। एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी की ओर अचानक बादलों का त्वरित गति में एक ही स्थान पर बहुत ज़्यादा तेजी से बरस जाना, ये एक तरह का क्लाउड बस्ट है या बादल फटने की प्रक्रिया है। और इसके लिए तो सीधे सीधे जो ग्लोबली जो सिनेरियो चेंज हो रहा है क्लाइमेट का, और गर्म हिंद महासागर है, इधर तिब्बत की ठंडी पहाड़ियाँ हैं, तो दोनों के बीच बादलों के फैलने की और कंडेंसेशन की प्रक्रिया अनएक्सपेक्टेड है। तो ये बड़ा चैलेंज बना हुआ है मौसम विज्ञान के लिए भी और वैज्ञानिकों के लिए भी। वजह क्या हो सकती है? एक्चुअली ये पूरा जो ये बहुत बड़ा सवाल बरकरार है। मॉनसून से पहले जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिर मॉनसून के बदलाव के बाद किस तरह की तस्वीर सामने आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल बरकरार है। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपने जी जुड़ गए हैं और पर्यावरणविद रमेश ठाकुर जी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले रमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पर्यावरणविद हैं आप, आखिर पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर अगर बात करें उत्तराखंड के, क्यों यहाँ पर बादल आए दिन देखिए फट रहा है और इसके पीछे की आखिर वजह क्या समझी जाए? मानवीय हस्तक्षेप है या फिर कुछ और? देखिए पूजा जी, इसमें मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है कहने के लिए। अब जितने भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनका जो रवैया होता है, चाहे मौसम का लिस्ट बदलना, किसी समय बारिश आ जाना, किसी समय धूप छांव हो जाना, ये मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग रहा है। इनकी जो संरक्षण है और इनकी सारी जो चीजें हैं वो और जगहों से ज्यादा रहती हैं, अच्छी रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, सरकारें, हुकूमतें इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। मानवीय हिमाकत तो इसमें 100% है ही,
लेकिन मुझे लग रहा जो सरकार का जो रवैया है, मुझे लग रहा उन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया है। अब तपोभूमि की जिस समय बात आई, उससे पहले पर्यावरण क्षेत्र की 3 ऐसी रिपोर्टें थी जो उस समय के तत्कालीन जब पर्यावरण मंत्री होते थे जयराम रमेश, उनके भी समक्ष रिपोर्ट गई थी। और मौजूदा जिस समय है अब प्रकाश जावड़ेकर के पास भी रिपोर्टें गई थी, उसमें साफ कहा गया था ये जो प्रोजेक्ट जो तपोभूमि के आसपास जो चल रहे हैं, ये खतरे के निशान को पार कर जाएंगे, ये बहुत बड़ी आपदा किसी समय में आएगी। लेकिन हुआ क्या, मौजूदा सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी। उस कमेटी में कुछ वैज्ञानिकों को शामिल करा था, कुछ पर्यावरणविद भी लोग शामिल थे, स्थानीय लोग भी थे, लगभग 16 लोगों की एक कमेटी थी। तो उन्होंने जो फाइनल रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मौजूदा सरकार को दी थी, उसमें साफ कहा गया था कि ये जो मानवीय हिमाकतें जो सामने आ रही हैं, ये खतरे का बहुत बड़ा एक कारण कभी बन सकता है। लेकिन उसको रिपोर्ट को क्या करा गया, उठा के संडे बस्ते में डाल दिया गया। अब ये चीजें जो किस्तों में हमें सामने को देखने को मिल रही हैं, हर 3 महीने के बाद में कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो मुझे लग रहा इसको देख के भी अगर सरकारें अगर नहीं चेतती हैं तो मुझे लग रहा कुछ होने का नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सरकारों को चेता सकते हैं। सरकारें क्या करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सामने ला देती हैं, बड़े बड़े व्यवसाय को लागू करने के लिए, वहां करने के लिए लोगों को दे देती हैं। उसमें लोग सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, सरकार से कोई लोहा नहीं ले सकता, सरकार से कोई लड़ नहीं सकता। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब चल रहे हैं जी, रमेश जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, चलिए आपके पास लौटेंगे। चलिए, सीएम पपने जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। सीएम पपने जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपने भी समय समय पर इन आपदाओं को देखा होगा, समझा होगा, वहां के बारे में भी समझा होगा कि किस तरीके की चीजें यहाँ पर लंबे समय से हो रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि क्या सरकार को किसी तरह की सलाह दे जा सकती है इन आपदाओं को लेकर, और पर्यावरणविद भी लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी तमाम बातें बताई हैं। लेकिन सवाल इन सब के बीच में ये है कि आखिर इन सब से सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है, और मॉनसून से पहले इस तरह की तस्वीरें आना किस ओर संकेत करते हैं? सीएम पपने जी, चलिए सीएम पपने जी से संपर्क टूट गया है, संपर्क करने की दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले 24 घंटे के अंदर 2 बार बादल फटने की खबरें अलग अलग जगहों से सामने आई, देवप्रयाग में पहले बादल फटने की घटना सामने आई और नैनीताल में भी बादल फटने की घटना सामने आई। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर मॉनसून आने से पहले बादल फटने के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों मॉनसून से पहले इस तरह से बादल फट रहे हैं और ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? लगातार जिस तरह से ये घटनाएं सामने आती हैं, कई लोगों की जान इस दौरान चली जाती है। पिछले दौरान चमोली में भी जब आपदा आई थी तो कहा गया था कि लगातार तैयारी की जा रही है। आपदा प्रबंधन आखिर क्या कर रहा है, ये भी सवाल बरकरार है। जब तमाम पर्यावरणविद, मौसम वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे थे, आखिर मौसम वैज्ञानिक क्या अनुमान नहीं लगा पाते हैं, या फिर उनको क्या कुछ संसाधन होने चाहिए उनके लिए जिससे इस तरह की तस्वीरें आने से पहले रोक दिया जाए? क्या प्राकृतिक बाधा है? कहते हैं कि बादल जब चलता है तो कई यहाँ पर बाधाएं भी बीच में सामने आने लगती हैं, तो क्या वो मानवीय बाधा है या फिर प्राकृतिक बाधा? चलिए, पर्यावरणविद रमेश ठाकुर जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रमेश ठाकुर जी कहते हैं कि कई बाधाएं आ जाती हैं इसलिए बादल फट जाते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो बाधाएं आखिर हैं क्या और उन बाधाओं को दूर कैसे किया जाए? सिंगल बाधाएं हैं, कई बाधाओं को यहाँ पे आप नाम मत दीजिएगा। एक बाधा है जिसको मानवीय हिमाकत कहते हैं। पर्यावरण से हम लोग सालों से छेड़छाड़ करते आए, जब से हमने आधुनिक चीजों में जब प्रवेश करा है, जब से आधुनिक चीजें हमारे पास आ गई हैं, हम अंधाधुंध उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पे पानी नहीं है वहां से
नीचे धरती का सीना फाड़ के हम लोग पानी निकाल पा रहे हैं। आज पानी का स्तर आप देख लीजिएगा, मैदानी इलाकों में कहा जो 20 या 30 फीट के नीचे जब पानी हुआ करता था, वो आज दशा ये है कि 120-150 फीट के नीचे भी पानी नहीं है। क्या ये सरकारों को नहीं पता है? सब पता है। कोको कोला की फैक्ट्रियां जब लगती हैं, चाहे फिर सुनीता नारायणन उनका विरोध करें, चाहे बाबा रामदेव उनका विरोध करें, तो उस विरोध को सरकार क्या करती है? ठंडे बस्ते में डाल देती है। उन पता है जो बड़ा प्रोजेक्ट जब कोको कोला टाइप की कंपनियां जब चलाती हैं, तो उसका एक तो कमीशन सरकार को जाता है, दूसरे लोगों को कमीशन, पुलिस प्रशासन को भी जाता। मुझे लग रहा है इसके बाद में कोई किसी को टच नहीं कर पा रहा है। अब बात आ जाती उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लिए एक नए कानून रहे, उत्तराखंड के लिए नई व्यवस्था हमेशा से रही है। सिर्फ उत्तराखंड नहीं, ना सिर्फ, बल्कि हिमाचल प्रदेश हो गया, चाहे जो भी जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनके लिए व्यवस्था हमेशा से अलग रही है। लेकिन अब क्या है? अब हम लोगों ने लालच के बाद वो व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। मैंने पहले भी आपको बताया, तपोभूमि पे जब मामला हुआ, तपोभूमि का जब हादसा सामने निकल के आया, वहां पे हिमाकतें किसकी निकल के आई? सिर्फ मानवीय थी वहां, और किसी की नहीं। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना बड़ा विशाल प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है, जहां वो तपोभूमि पे प्रोजेक्ट जो लगाया गया था, वहां पे कई एकड़ जो जमीनें थी, कई एकड़ जो पेड़ खड़े हुए थे, पहाड़ थे, उनको तोड़ के, उनको वीरान करके वो चीजें लगाई गई। जबकि ये चीजें वहां के स्थानीय लोग, पर्यावरणविद और चाहे कितने भी जो पर्यावरण प्रेमी थे, उनका विरोध कर रहे थे। वो विरोध दिल्ली तक भी पहुंचा, वो विरोध देहरादून सरकार के तक भी पहुंचा, लेकिन किसी की बात नहीं मानी गई। मुझे लग रहा है आज जिस तरीके से ये किस्तों में आपदाएं हमें दी जा रही हैं, चाहे केदारनाथ का मामला हो, तपोभूमि का मामला हो, चाहे कल परसों की ये जो ताजी घटना होगी, मुझे लग रहा है इसकी पुनरावृत्ति हमेशा होती रहेगी। इसको रोकने के लिए बहुत ईमानदारी से आपको मंथन करना पड़ेगा। स्टेट की हुकूमत, सेंट्रल की हुकूमत के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। ये जो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, मुझे लग रहा है इसको तत्काल रूप से इनको रोकना पड़ेगा। आप गगनचुंबी जब इमारतें आप खड़ी करते हो, पहाड़ को तोड़ के आप रोड बनाते हो, तो मुझे लग रहा है फिर कुदरत का रुद्र रूप कभी ना कभी आपको दिखाएगा। मुझे लग रहा है वही आपको दिखाई दे रहा है इस समय। पूजा सीएम पपने जी, जैसा कि रमेश जी ने कहा कि रौद्र रूप दिखाई देने लगा है, जो कि मॉनसून से पहले की इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू की जाए या फिर उत्तराखंड सरकार की तरफ से शुरू की जाए, सवाल इस बात का भी है कि पर्यावरण विदों से क्या वहां पर कोई सलाह नहीं ली जाती, मौसम विज्ञानियों से कोई सलाह नहीं ली जाती और किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी जाती है? अगर सलाह नहीं लेंगे, इस दौरान जिन लोगों की जान चली जाती है, देखिए चमोली की जब घटना सामने आई, कितने लोगों की जान गई और कितने लोग अभी भी लापता हैं, जिनके शव अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं। लगातार सर्च अभियान अभी भी चल रहा है। इन सब के लिए जिम्मेदार फिर किसे माना जाए? हाँ पूजा जी, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है। जिस तरीके से हमारे अपना भूविज्ञानी है, हमारे पर्यावरणविद है, वो कई बार कह चुके हैं, कई मर्तबा कह चुके हैं कि हमारा जो अपना मध्य हिमालय जो अपना क्षेत्र है, ये पर्यावरण दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। और भूविज्ञानियों ने बार बार कहा है कि ये बहुत नाजुक क्षेत्र है, की बात यह है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मैं हमारे जो रमेश जी का अपना वक्तव्य अपना सुन रहा था, जिस तरह से वो अपना तपोवन की भूमि का जो जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से वहाँ अपना धौली गंगा और ऋषि गंगा के अंदर जिस तरीके से अपना पूरा ग्लेशियर और टूट के जो तबाही बची थी, और तो बड़ा प्रोजेक्ट जो है सवा करोड़ों रुपए का अपना प्रोजेक्ट जो तबाह हो गया था और उसकी जनहानि उसके अंदर हुई थी। उससे पहले अगर हम 2013 का 16 और 17 जून का अगर हम जिक्र करते हैं, जिसके अंदर कम से कम जो है हजारों आदमी अपना जो है अपना बह गए थे, लापता हो गए थे, अभी तो पता नहीं है असली बात यह है। तो ऐसे में दरअसल अगर हम अपने भूवैज्ञानिकों की नहीं सुनेंगे, पर्यावरणविदों की नहीं सुनेंगे, तो ये बंजर होते चले जाएगा। असली बात यह है। होता क्या है कि दरअसल उत्तराखंड को अगर हम एक लाभ कमाने की दृष्टि से अगर आप उसका अगर दोहन करते चले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, पूरे उत्तराखंड के जो पर्वतवासी हैं, एक्चुअली बात यह है, तो उनके लिए एक्चुअली मैं समझता हूँ कि बेहद एक अपना नृशंस मामला होगा। एक्चुअली बात यह है, ये जिस तरह से किसी व्यक्ति विशेष को जो है हत्या की उसमें अपना जो है अपना झोंक दिया जाता है, तो ये वही कारनामा एक्चुअली वहाँ पर किया जा रहा है। एक्चुअली बात यह है। तो ऐसे में मैं तो यही समझता हूँ कि एक्चुअली जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे पर्यावरण अपना जिस तरीके से अपना समय समय पर अपने जो गाइडलाइंस दी है एक्चुअली, कि हमारा जो मध्य हिमालय का जो अपना क्षेत्र है, ये कितना नाजुक है। एक्चुअली बात है, पर्यावरण की दृष्टि से कितना संवेदनशील है। एक्चुअली बात यह है। तो
इस लिहाज से इसलिए हमें अगर जब तक हम ये सोच और समझ नहीं रखेंगे तो इस तरीके से हमारी जनहानि होते चली जाएगी। और जिस तरीके से अपना पूजा जी मैं अपना जिक्र करूँ कि जिस तरीके से आप ये लगाइए फिर इसी मई में देखिए 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक है और उसके बाद 10 से लेकर के 12 तक यानी कल तक का जिस तरीके से अपना 8 या 9 जगहों पर जिस तरीके से बादलों फट के जो रौद्र रूप वहां पर रखा है, जिस तरीके से वहां पर अपना पशुओं की हानि हुई है, अपना खेती किसानी की हानि हुई है, लोगों के व्यवसाय की हानि हुई है, दुकानें दबी है, उनके अपने कारें दबी है, उनके आप ये लगाइए कि देवप्रयाग के अंदर जिस तरीके से अपना जो है वहां पर पूरी अपना एक बहुउद्देशीय बिल्डिंग पूरी जो सरकार की थी वो पूरी अपना पूरे जमींदोज हो गए एक्चुअली बात है। तो ऐसे में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक्चुअली ये हमारी सरकार की मतलब जो है बहुत बड़ी बेकामी होगी। चाहे तीरथ सिंह रावत जी ने कल वहां पर दौरा भी किया है, परसों वहां पर अपना जो है अपना ग्राउंड जीरो पे गए हैं एक्चुअली वहां पर, लेकिन इस तरीके से एक्चुअली ये अपना इमीडिएटली हम अगर जब घटनाएं घटती हैं उसके बाद वहां पर अगर अपना पहल करते हैं तो वो ठीक नहीं है। एक्चुअली हमें जो अपना हमारे वैज्ञानिक हमें जो सलाह दे रहे हैं अगर उनके हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो ये जो जितने भी अपना जो हमारी जो अपना चाहे वो अपना ओलावृष्टि हो रही हो, चाहे वो हिमपात हो रहा हो, चाहे वो जिस तरीके से भी अपना पर्यावरण का हित हो रहा हो अपना जो है तो ये होते रहेगा। बिल्कुल, लेकिन रमेश जी यहाँ समझने वाली बात यह है कि उत्तराखंड राज्य का गठन इसलिए हुआ कि पहाड़ी इलाकों में विकास हो सकेगा, लेकिन क्या लग रहा है कि विकास की होड़ में विकास भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विकास की होड़ में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ जो किया जा रहा है उसी का ये नतीजा है कि अब वहां की जनता की जान को भी खतरा है बना हुआ। लगातार एक तरफ महामारी से जूझ रही है वहां की जनता और दूसरी तरफ आए दिन आने वाली आपदाओं से कैसे बचेगी वहां की जनता? पूजा जी, जहाँ जिस विकास की आप बात कर रहे हो मुझे लग रहा है वहां उल्टा हो रहा है, विकास की जगह विनाश हो रहा है। मैं आपको पूरे उत्तराखंड की एक तस्वीर आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों में भी जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सीमा के इलाके हैं, खटीमा, बनबसा, टनकपुर के बाद पर्वत और बड़े बड़े पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। उससे पहले भी छोटे छोटे पहाड़ हुआ करते थे, जो टनकपुर का इलाका है, बनबसा का इलाका है और आपका ऊधम सिंह का इलाका है। ये सारे के सारे छोटे बड़े जो पहाड़ थे आज बिल्कुल मैदानी इलाके हो गए हैं। ये क्यों हो रहा है? ये क्या सरकारों को नहीं पता है, हुकूमतों को नहीं पता है? सबको पता है। मैं आपके सामने 3 रिपोर्टों का जिक्र जी 2013 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट पर्यावरणविद, उसमें भूवैज्ञानिक और उसमें डीआरडीओ को वैज्ञानिक और उसमें सरकार के लोग थे। ये रिपोर्ट सरकार को पेश करी गई थी। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस रिपोर्ट के बाद में एक आती है 2016 में 24 जून को एक रिपोर्ट पहुंचती है, तब हुकूमत आ जाती है नरेंद्र मोदी साहब की। और एक रिपोर्ट आती है 2019 में। 3 रिपोर्टों में इनमें 16 टीमें हैं, 16 लोग हैं। उसमें भूवैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, उसमें कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, डीआरडीओ के कार्यकर्ता हैं। इन तीनों रिपोर्ट ने सरकार को चेताया था। उसमें स्पेशली 3-4 जगह जिक्र करा था। एक हरिद्वार के आसपास का मामला है और दूसरा आपके देहरादून का है और बाकी टनकपुर और बाकी तपोभूमि। ये 4-5 जगह ऐसी थी कि ये बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ पे किसी तरीके से पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। अब देखिएगा पूजा जी, यहीं पे उल्टा हुआ। इन चारों जगहों पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 4 बड़े प्रोजेक्ट आज भी संचालित हैं। अब तपोभूमि पे, जहां पे पूरा इतना मामला हुआ तपोवन पे, वहां पे पर्यावरणविदों की 3 रिपोर्टें सरकार के पास जाती हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, बिजली संयंत्र जो बनाया जा रहा है इसको रोकने के लिए, लेकिन सरकार की सेहत पे जू नहीं होंगी। अब जब उन्होंने पहले ये रिपोर्ट में साफ कह दिया था कि यहाँ पे हिमखंड गर्म होगा, यहाँ पे एक पर्वत का एक गोला आकार एक बनेगा जो पूरा बर्फ गुनुमा होगा, जो कभी खतरा इससे हो सकता है, वही हुआ। तपोवन में वही घुल के और पूरी नदियों का रूप लेके सारी उसके सामने जितनी भी चीजें उसको वीरान करते हुए चला गया। ये सारी तो तस्वीरें पेश की थी सरकार के पास में, उसके बावजूद भी ये नहीं माने। तो फिर मुझे लग रहा किसी पर्यावरण की जरूरत नहीं है, किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है सरकार को, और किसी भूवैज्ञानिक या वैज्ञानिक, डीआरडीओ, इसरो वगैरह किसी वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है। सरकार के जो मन में आ रहा वो करो, फिर तहस नहस करो, और जो फिर कुदरत का जो रुद्र रूप है उसके खामियाजे को भुगतने के लिए हम आपको तैयार रहना चाहिए। वही हो रहा है। मतलब सरकारों ने ये
पूरी तरीके से तय कर लिया, जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको हम तहस नहस करके एक हमारा जो मनचाहा जो प्रोजेक्ट है हम उसको लागू करेंगे, हम वहां पे शहर बनाएंगे, हम वहां पे ये बनाएंगे, फलाना फलाना चीजें बनाएंगे। मुझे लग रहा वही सब कुछ हो रहा है, किसी की बात को नहीं सुना जा रहा है, कोई कितना भी चिल्लाए, मुझे लग रहा उस चीज को जो विकास की जहां आप बात कर रहे हैं तो उस विकास के जगह पे मुझे लग रहा है इन्होंने विनाश करने का एक खाका बना लिया है, एक मॉडल बना दिया है। उसी मॉडल के तहत मुझे लग रहा सरकार आगे काम कर रही है। पूजा, बिल्कुल सीएम पपने जी, ये बहुत गंभीर समस्या है और बहुत गंभीर बातें भी कही है रमेश जी ने, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब 3 रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजी गई तो फिर उनकी बातें क्यों नहीं मानी गई, क्यों नहीं सुना गया और समझने की कोशिश की गई कि अगर वहां पर ऐसे इलाकों में अगर छेड़छाड़ किया जाएगा पर्यावरण के साथ तो विनाश हो सकता है। तो ये समझा जाए कि जानबूझकर यहां पर सब कुछ जानते समझते हुए भी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई देने लगा है। हाँ बिल्कुल पूजा जी, जिस तरीके से भी मैं रमेश जी को सुन रहा था, बिल्कुल काफी सही अपना सटीक आपने वक्तव्य आपका दिया है यहाँ पर। लेकिन दरअसल अगर हम एक अपना पूरा गहराई से एक अवलोकन करते हैं हम पूरा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का, दरअसल उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका विकास का मॉडल वो नहीं हो सकता है जो हमारे अपना योजनाकार अपना जो है लेके चल रहा है, इसके लिए बात की है। क्योंकि दरअसल वहाँ का जो अपने संरचना है, वहाँ का अपना जिस तरीके से संवेदनशील अपने इलाके हैं उन पे अगर हम भारी भारी परियोजनाएं, बड़े बड़े डैम और इस तरीके से अपना जो है ऑल वेदर रोड और इस तरीके से अगर हम अपना बनाने लग जाएंगे और उसका जो मलबा है वो मलबा हम कहाँ फेंक रहे हैं, सब नदियों में जा रहा है। एक्चुअली बात है नदियाँ क्या हो रही है, बाधित हो रही है, नदियाँ बाधित हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है। एक्चुअली बात यह है तो ऐसे में जो है और अपना लाखों की तादाद पे आप ये देखिए कि हमारे 4 धाम जो यात्रा होती है, लाखों तीर्थ यात्री वहां जाते हैं। अपना यहाँ तक कि अपना कहीं तो ऐसा है कि तीर्थ कम अपना पिकनिक ज्यादा होती है। तो ऐसे में क्या है कि जो प्लास्टिक कचरा है, दूसरा है, तीसरा, ये सब आप प्रदूषण एक्चुअली कर रहा है। एक्चुअली बात यह है और जिस तरीके से भी तपोवन का भी जिक्र यहाँ पर अपना हो रहा था, एक्चुअली जिस तरीके से वहां भी जो 7 अपना फरवरी को जिस तरीके से ऊपर हादसा हुआ है तो उसमें देखिए किस तरीके से अपना जो है चंद सेकंडों के अंदर ही अपना जो है अपना सैकड़ों अपना जीवन जो है नष्ट हो गया वहां पर। तो ऐसे में दरअसल हमारे योजनाकारों को कम से कम पूजा जी ये चाहिए कि कम से कम उत्तराखंड के मॉडल का जो वहाँ का अपना विकास होना चाहिए। हर आदमी विकास चाहता है, गाँव विकास चाहता है, पूरा देश विकास चाहता है, लेकिन विकास का एक मॉडल एक्चुअली बात किया उस क्षेत्र की अपनी जो वहाँ की जो संरचना उसके हिसाब से एक्चुअली वो संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, क्या है उसको कम से कम नजरअंदाज अगर हम कर देंगे उसके बाद अपने हम योजनाएं अपने लाभते चले आएंगे जिस तरीके से हो रहा है। इसलिए बात यह है तो ऐसे में तो दरअसल अपना विकास नहीं विनाश होगा और विकास की परिभाषा ये है कि अपना जो है विनाश से ही अपना विकास होता है। तो ऐसे में दरअसल हम विनाश को अपना छोड़ दें, अपना वहाँ की अपना जो हमारे अपना वहाँ भूमंडली जो हमारे जो अपने जो वहाँ का जो अपना हमारे जो अपना जो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अपना शोध कर रहे हैं, जिन्होंने अपने शोध कार्य अपने पूरे पढ़े हुए एक्चुअली बात किया तो कोई ऐसा सलाहकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा एक्चुअली बात है। तो ऐसे में बिना उसके अपना अगर हम ये कार्य की योजनाएं बनाते चले जाएंगे, परियोजनाएं बनाते चले जाएंगे तो बिल्कुल हाहाकार मचेगा और जो है उत्तराखंड उसका परिणाम तो 2013 से ही सामने आने लगा है। केदारनाथ धाम में किस तरह से तबाही मची, उसके बाद तपोवन में किस तरह से तबाही मची, तब केदारनाथ को याद कर लिया गया कि वहां पर किस तरह से तबाही मची थी, किस तरह का मंजर सामने आया था। लेकिन रमेश जी, जब सरकारों को किसी की बात माननी ही नहीं है तो फिर ऐसे में विकास की बजाय विनाश की ओर जनता जा रही है, तो फिर उत्तराखंड राज्य का गठन होना फिर उसका उद्देश्य ही यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ये समझा जाए। देखिए पूजा जी, विकास तो देखो कोई क्षेत्र कोई राज्य पिछड़ना नहीं चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के जो मॉडल है वो पर्वतीय क्षेत्रों के अलग होते हैं, मैदानी क्षेत्रों के अलग होते हैं, बरसाती क्षेत्रों के अलग होते हैं। मुझे लग रहा है ये तीनों का जो गठजोड़ है, अब जो योजनाकार जो मुझे लग रहा मौजूदा समय के लोग हैं वो भूल चुके हैं कि पर्वत में क्या होता है, मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है। वो एक ही चश्मे से देखते हैं, एक ही नजरिए से देखते हैं। मैं अभी एक चीज जिक्र करना चाहूंगा, 2 साल पहले तक हम लोग श्रीलंका में मैं गया था, तो श्रीलंका में एक जगह है जहाँ पे कहते हैं कि रामायण काल में सीता को रावण हर के लाया था, जिस जगह पे अशोक वाटिका में उनको रखा गया था। तो उस जगह का हमने दौरा किया। वो जगह कम से कम 20 किलोमीटर आगे पीछे चारों तरफ से आज भी पहाड़ी क्षेत्र है
और वहां पे मकान बनाने की किसी को परमिशन नहीं होती है। वहां आज भी किसी पहाड़ को टच नहीं करा है उन्होंने। और पर्वतीय जितने भी क्षेत्र हैं बाकी वैसी के वैसे हैं। बाकी वहां हम लोगों ने लोगों से पूछा कि यहाँ पे ये मतलब ये पहले से भी ऐसा ही रहता। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ सरकारों का सख्त आदेश है कि इन पहाड़ों को बिल्कुल भी टच ना करा जाए। यहाँ पे जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, वो जो खूबसूरती है, उसको उजाड़ा ना जाए। तो मुझे लग रहा है इस तरह की तस्वीरें जो हैं हमारे लिए उदाहरण होनी चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे में सबक भी लेना चाहिए कि आपदा जिस तरह से आ रही है, ऐसे में विकास की होड़ में जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम गंभीर बातों को बताने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब रिपोर्ट पर रिपोर्ट सौंपे जा रहे थे, इसके बाद भी वहां पर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो क्या यही वजह है कि यहां पर आपदा लगातार आ रही है? लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है जो जाने जा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।